नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, जिसका इंतज़ार था सिलेबस का और एग्ज़ाम का, वो अब आ चुका है। तो पढ़ाई जो आपको करनी थी, इतने दिनों से पेंडिंग रख रखी थी आपने, अब इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम अब ये नहीं दे रहे हैं, ओके? एग्ज़ाम की जो डेट बताई जा रही है, अभी इससे 3 महीने बाद की बताई जा रही है, वहाँ से एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे, ऐसा बोर्ड के द्वारा, कमीशन के द्वारा कहा गया है। तो अभी मान के चलिए कि आपके पास में 3 महीने का टाइम है और सिलेबस इस बार ठीक-ठाक इन्होंने बनाया है। सिलेबस से काफ़ी बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, ओके? जैसे नेट के अंदर का जो सिलेबस होता है, उसको काफ़ी हद तक इसको कॉपी किया गया है और कुछ अलग भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सिलेबस बड़ा है और 3 महीने का कम से कम टाइम पीरियड आपके पास में अभी है, तो इतना सिलेबस आराम से यदि ठीक से सिस्टम से आप पढ़ोगे, तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। अच्छा सिलेबस माना जाएगा इसको, ओके? सब कुछ इसमें ऐड किया गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें ऐड है और जितने भी मॉडर्न कांसेप्ट हो सकते हैं, वो भी इसमें ऐड किया गया है, जैसे नेट के सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। तो आसान होगा जिन्होंने अभी-अभी जेआरएफ किया है, स्टूडेंट्स ने जिनका नेट जेआरएफ अभी-अभी हुआ है, उनको काफ़ी हेल्प करेगा ये सिलेबस, ओके? क्योंकि लगभग जो नेट के अंदर के सिलेबस आता है, वो पूरा-पूरा आपको यहाँ पर मिलेगा, कुछ 10% है जो कि अलग मिल सकता है, बाकी वही सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओके? तो 10 यूनिट इस सिलेबस में दिया गया है, सभी यूनिट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सभी यूनिट से जो क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे उसका तो अभी पता नहीं है, लेकिन 10 यूनिट दिया है, तो सबसे एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट के एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में जो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, लगभग बराबर-बराबर होते हैं। हर यूनिट से 2-4 क्वेश्चन्स ऊपर-नीचे हो सकते हैं, ओके? तो आपके लिए सब महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो रहता है, वो है हमारी कोर्सेज़ के बारे में, जो कि अभी शुरू होने वाला है। 2 से 3 दिन के अंतर्गत ये कोर्स हमारा शुरू हो जाएगा। कोर्स जॉइन कहाँ से करना है? तो ये गूगल स्टोर में जाइए, ये आपको एप्लीकेशन मिलेगा, ओके? ये इस नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से यूपी का आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से कोर्स मिल जाएगा, उसको जॉइन आप कर सकते हो। इस कोर्स के अंतर्गत आपको कंप्लीट जो 10 यूनिट सिलेबस के अंतर्गत दे रखी है, सब्जेक्ट का जो पेपर है, वो सब कुछ इसके अंतर्गत कवर होगा। 10 यूनिट, हर यूनिट्स के वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगे और सभी के पीडीएफ नोट्स भी आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर मटेरियल इसमें होगा जो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको मदद करे, हेल्प करे आपकी, तो सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो एप्लीकेशन है, यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल करके आप कोर्स को जॉइन कर सकते हो, सामान्य सी प्रोसेस है। इसके अलावा इसका जो लिंक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप इसको जॉइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आपका, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन्स हो तो आप इस नंबर पर 8955576886 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है और कोर्स से जुड़ी कोई भी इंक्वायरी हो आपकी, तो आप यहाँ से इस नंबर से आप पूछ सकते हो, ओके? ये जो नंबर है केवल कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी उसके लिए हम दे रहे हैं, ना कि किसी अन्य प्रॉब्लम की, ओके? तो कोर्स से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो। सिलेबस बड़ा है तो फीस तो हमारी वैसे तो सामान्यतः काफ़ी कम रहती है, बहुत कम रहती है, सबसे जो कम फीस होती है और डिटेल से जो हम पढ़ाते हैं, सब कुछ हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसके अनुसार हमारी जो फीस होती है वो सबसे कम होती है। इस बार फीस है वो भी सबसे कम रहेगी, थोड़ा-सा इसमें हम बढ़ा रहे हैं, हल्का-सा बढ़ाएँगे इसके अंतर्गत फीस, ओके? तो फीस भी आपको वहाँ पर कोर्स के अंतर्गत मिल जाएगी, ओके? और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस में, क्या-क्या हम पढ़ाएँगे? सिलेबस में जो लिखा है वो तो पढ़ाएँगे ही पढ़ाएँगे, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, जो कि लिखा हुआ तो नहीं होता लेकिन क्वेश्चन्स वहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, ओके? तो मेन सिलेबस एक बार देख लेते हैं सिलेबस में क्या-क्या लिखा गया है। काफ़ी स्टैंडर्ड सिलेबस है और जो हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं, वो यहाँ से करते हैं ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से। प्लेटो, अरस्तु सामान्य है, यहाँ पर मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो यहाँ पर दे रखा है। कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में इसमें और दे रखा है बेंथम, जेएस मिल, हेगल, मार्क्स, ग्रीन और माओ, ये दे रखा है। कंटेम्परेरी में भी काफ़ी कुछ है इस बार, ग्रामसी, अल्थुज़र है, हन्ना अरेंट है और रॉल्स और नोजिक, ये सब इसमें कंटेम्परेरी के अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है।
इसके अलावा इंडिया से जुड़े हुए कुछ थिंकर हैं, तिलक है, जयप्रकाश नारायण है, गांधी और अंबेडकर इसमें दे रखा है और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और भी है जो कि आपको देखना चाहिए। एंशिएंट पीरियड के साथ में जुड़े हुए कुछ स्कॉलर्स हैं जिसमें मनु कौटिल्य हैं और शांति पर्व महाभारत वाला जो है विष्णु की जो फ़िलॉसफ़ी है, वो भी इसमें आपको देखनी है, वहाँ का स्टेट नेचर कैसा होता है, राजा को क्या करना चाहिए, ओके? क्या ऑर्गन कितने होते हैं, क्या-क्या होता है, वो पूरा सिस्टम है, तीनों के अंतर्गत चलता रहता है, मनु कौटिल्य शांति पर्व के अंतर्गत। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का और इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ये सिलेबस है, यूनिट नंबर हमारी 2nd है। यदि हम फर्स्ट की हम बात करें, तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत यहाँ पर दे रखा है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के साथ में ही कई सारे चैप्टर जो कि जुड़े हुए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस। नेट वाला यहाँ पर उठा दिया है नेशनलिज्म को, ओके? बाकी ये व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद नेट के अंतर्गत तो नहीं पढ़ा जाता, लेकिन यहाँ पर इसमें दे रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मल्टीकल्चरलिज्म दे रखा है और पोस्ट मॉडर्निज़्म यहाँ पर दे रखा है। सब कुछ नेट के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ा जाता है। ओके, तो वही सिलेबस है यहाँ पर और फेमिनिज्म दे रखा है और ये एक चैप्टर और ये नया आपको मिलेगा। बाकी न्यू लिबरलिज्म यहाँ पर दे रखा है। अब आप पूछोगे कि क्या लिबरलिज्म हमें नहीं पढ़ना है? जो क्लासिकल हम पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, क्या वो नहीं पढ़ना है? वो सब हम पहले ही पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन कंप्लीट लिबरलिज्म आपको इसके अंतर्गत पढ़ना ही है। ओके? तो सब कुछ यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया है। जैसे इसमें जेस मील है यहाँ पर, लॉक यहाँ पे लिखा गया है, रोल्स है, नॉजिक है, ये सब भी हम लिबरलिज्म के अंतर्गत इनको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी है, तो पूरा लिबरलिज्म आपको पढ़ना होगा। जो थोड़ा-सा अलग आपको लग सकता है वो है यहाँ पर मार्क्सिज्म यहाँ पर नहीं दे रखा है, डायरेक्ट मार्क्सिज्म आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मार्क्सिज्म के साथ में जुड़े हुए जो स्कॉलर्स हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स आप ले सकते हो, ग्रीन आप ले सकते हो और ग्राम्शी और अल्थुज़र। मॉडर्न जो मेन मेन जो इसके थिंकर है, मार्क्सिज्म के साथ में जुड़े 4 थिंकर सिलेबस में दे दिए गए, तो मार्क्सिज्म भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वहाँ पर हम फिर से मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, तो यही रिपीट होता है। इस बार इन्होंने ये अच्छा काम किया है, जो रिपीट होने वाला है, उसको पहले ही हटा दिया। ओके? तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर और पोस्ट मॉडर्निज़्म है और मल्टीकल्चरलिज़्म है, फेमिनिज़्म है, न्यू लिबरलिज़्म है, नेशनलिज़्म है, सभी से क्वेश्चन आने हैं। कब सभी जो सभी सिलेबस है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है एग्ज़ाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल कैसा रहेगा ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक जो भी पेपर हुए हैं, वो काफ़ी आसान रहा है, इतना लेवल नहीं रहा है। जहाँ तक मैंने पेपर देखे हैं पिछले सालों के हायर जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, उसका लेवल इतना ख़ास नहीं रहा है। अभी कैसा आएगा, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन तैयारी हमें अच्छे स्तर से करनी है क्योंकि कई साल में वैकेंसी आती है। हर 6 महीने में तो आएगी नहीं नेट की तरह, तो जो भी आपको तैयारी करना है, इसको अच्छे से आपको पढ़ते हुए जाना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हम बात करें इसमें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो इसके अंतर्गत सामान्य चैप्टर है, इंट्रोडक्शन वाला दे रखा है यहाँ पर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक डिसिप्लिन के रूप में दे रखा है, नेचर स्कोप ये वाला दे रखा है और कुछ अप्रोच इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ट्रेडिशनल हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल हो गया, सिस्टम हो गया, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हो गया और पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच हो गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है डायरेक्ट काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन्स आते हैं और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर है यूनिटरी, फेडरल हो गया, पार्लियामेंट्री हो गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया। इन सबको आपको कंपैरेटिव के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इसके अंतर्गत 2-3 देशों का संविधान यदि आप पढ़ लेते हो, ब्रिटेन और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन यदि डिटेल से पढ़ लेते हो और बाकी थोड़ा-थोड़ा वहाँ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किस प्रकार की है, फ्रांस की किस प्रकार की है, स्विट्ज़रलैंड की किस प्रकार की है। इन देशों के बारे में भी आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना चाहिए, ओके? बाकी इसमें ये कुछ स्टेट है महत्वपूर्ण नहीं, ऊपर ये सब पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कुछ नया तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे इसमें कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, डेवलपमेंटल है, वेलफेयर स्टेट क्या होते हैं, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं। थ्योरी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं इनको वेस्टर्न थिंकर के अंतर्गत हम इनको पहले ही पढ़ चुके होते हैं, तो फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
काफ़ी अप्लाइड पोर्शन है, पार्टी सिस्टम है, प्रेशर ग्रुप है, इलेक्टोरल सिस्टम सिलेबस के अंतर्गत है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइज़ेशन है, पॉलिटिकल कल्चर, सोशलाइज़ेशन और रेवोल्यूशंस जैसे चैप्टर भी है। बड़ा सिलेबस है, कंपैरेटिव का बड़ा सिलेबस यहाँ पर है और कुछ थ्योरीज़ टाइप्स यहाँ पर दे रखे हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होता है और डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट की जो थ्योरीज़ होती है वो क्या-क्या है, इसको हम आईआर के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। ओके, प्राश्रितता जो सिद्धांत भी हम पढ़ते हैं इसमें, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी इसमें आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ा बहुत कुछ थिंकर्स है जो इसमें आपको पढ़ना चाहिए, तो हो जाता है। आईआर के अंतर्गत भी इसको पढ़ते हैं और यहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये कंपैरेटिव का एक पार्ट हो गया, काफ़ी बड़ा है और अब है दूसरा पार्ट इसमें, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जुड़ा हुआ। कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आपको देखना है, कंप्लीट बुक जो आप पढ़ते रहते हो, वो सब इसमें आपको देखने को मिल रहा है। सामान्य चैप्टर है, प्रिएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, डीपीएसपी है और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स जो होती है, वो सब दे रखा है। स्ट्रक्चर और प्रोसेस अ, केंद्र स्तर की दे रखी है यहाँ पर और राज्य स्तर पर दे रखा है, सब कुछ है इसमें। और ये जो जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, सब कुछ है इसमें। जुडिशरी रिव्यू है, एक्टिविज़्म आपको दे रखा है, इंक्लूड पब्लिक इंटरेस्ट जो केसेज़ है इनसे जुड़े हुए, जुडिशरी रिफॉर्म क्या-क्या अभी तक हुए हैं, ओके? तो ये भी दे रखा है, तो ये भी ठीक-ठाक सिलेबस है। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 है, अप्लाइड पोर्शन है पूरा। इस प्रकार का जो पोर्शन होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। पहले जो इसको इस यूनिट को हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी पढ़ते थे, लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है, इसको अलग से देना शुरू कर दिया है। अलग से एक यूनिट बना के देना शुरू कर दिया है। तो इसमें आपको पंचायती राज से जुड़े जो इंस्टीट्यूशन है, वो आपको देखना है इसमें और इसमें जो अलग राज्य की जो माँग की जाती है, वो आपको देखना है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन हम जब पढ़ते हैं और उसमें राज्य अलग होने की माँग किस प्रकार से कर रहे हैं, कौन-कौन सी स्टेट है, उनके इश्यूज़ क्या है, वो आपको देखना है। छोटे राज्य क्या महत्वपूर्ण होते हैं, क्या छोटे राज्य बना देने से ही डेवलपमेंट हो सकता है। इस प्रकार के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो भी यहाँ से पूछे जाएँगे। पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन और मीडिया, ओके? बाकी इसमें इलेक्टोरल जो हम व्यवहार करते हैं, मत देते समय जो व्यवहार करते हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गया और इलेक्शन हो गया। तो निर्वाचन से जुड़े हुए जितने भी कमीशन्स हैं, जितने भी रिफॉर्म है, निर्वाचन आयोग है, ये सब भी यहाँ से सिलेबस दे रखा है और ये सब पूछे भी जाते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन्स यहाँ से आता है। इसके अलावा इसमें कास्ट, जेंडर एंड एथनिसिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यहाँ पर दिया है। कास्ट, जेंडर और एथनिसिटी के आधार पर जो पॉलिटिक्स चलता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलता है, वो भी आपको पढ़ना है। न्यू स्टेट्स की जो डिमांड की जाती है और कोई कुछ नए ट्रेंड्स जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत चल रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स के अंतर्गत चल रहे हैं, वो भी आपको इसके अंतर्गत देखना होगा। पब्लिक एड की थ्योरीज़ है, सब कुछ लिख दिया गया है, आपको वही पढ़ना है जो कि सिलेबस में लिखा गया है। देखिए इसमें पब्लिक एड काफ़ी स्कोरिंग है, पूरे क्वेश्चन्स आप इसमें कर सकते हो, इससे बेहतर कोई स्कोरिंग यूनिट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक इकोलॉजिकल अप्रोच यहाँ पर दे रखा है, केवल रिस्क आपको पढ़ना है। ब्यूरोक्रेसी 2 जगह दे रखा है, यहाँ भी है और इसमें नीचे वाली यूनिट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्स वेबर की जो आलोचना की गई है, वो आपको इसमें देखना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको टेलर हम पढ़ते हैं। बाकी क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत फ्योल हो गया, लूथर गुलिक हो गया, मेरी पार्कर फॉलेट हो गया, ये सब आपको देखना है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए आपको देखना है और एनपीएम आपको देखना है, ओके? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक मैनेजमेंट जैसे चैप्टर्स दे रखे हैं और बाकी इसमें नेचर क्या होता है, स्कोप कैसे होता है, कैसे इसका इवोल्यूशंस होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास किस प्रकार से होता है, तो ये भी आपको इसमें देखना है। तो जो-जो सिलेबस में लिखा है वही देखना, सिलेबस से बाहर जाने का प्रयास मत कीजिए। जो-जो यहाँ पर थिंकर लिखे हैं पब्लिक एड से जुड़े हुए, वही आप लोग को देखना है और जितने भी क्वेश्चन्स आएँगे यहाँ से कंप्लीट आपके सही हो जाएँगे, ओके? तो सबसे स्कोरिंग जो यूनिट है वो ये है।
अगला है इसमें इसका अप्लाइड पार्ट है इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें लिबरलाइजेशन की जो प्लानिंग हमारे अंतर्गत चली, योजना आयोग जो हम लेके आए थे, उसके बाद 1990 में कुछ चेंज किया, उसके बाद 2015 में नीति आयोग लेके आए। ये डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, प्लानिंग कमीशन कैसे, योजनाएं क्या है, कौन सी योजनाओं में क्या क्या लिखा गया है। ओके, तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लिबरलाइजेशन 1990 के दौरान क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन काफी महत्वपूर्ण है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग किस प्रकार से होता है और प्रमोशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से थिंकर ने इन पर काम किया है। रिक्रूटमेंट अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में किस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर अपने लिख दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इंडिया के संदर्भ में आपको ज्यादा फोकस करना है, ट्रेनिंग के ऊपर, प्रमोशन प्रमोशन के ऊपर, और रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन कौन सी है, तो ये आपको देखना है। ब्यूरोक्रेसी डिटेल से आपको कवर यहाँ पर करना है। ओके, बाकी इसमें सिविल सर्वेंट, मिनिस्टर रिलेशनशिप और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, तो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ ये अप्लाइड पोर्शन है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, बजट ऑडिट क्या होता है, कंट्रोल और फाइनेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, रेफरेंस देना है इंडिया से जुड़ा हुआ। बाकी इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी इस चैप्टर को हम पढ़ सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। यूनिट नंबर एंड 8 नंबर यूनिट है, काफी स्कोरिंग यूनिट है, ये भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। थेरीज एंड अप्रोच, आईआर से जुड़ा हुआ जितनी भी अप्रोच है वो इसमें दे रखी है। अप्रोच कम अप्रोच है लेकिन पढ़ सकते हैं अपन, कोई इसमें समस्या नहीं है। रियलिज्म, न्यू रियलिज्म दे रखा है, लिबरलिज्म इसमें दे रखा है, न्यू लिबरलिज्म दे रखा है, आइडियलिज्म भी यहाँ पर लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म दे रखा है और क्रिटिकल थ्योरी दे रखा है। जो मॉडर्न जो थ्योरीज है वो यहाँ पर आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनात्मक जो होता है, आलोचनात्मक होता है, ये सब भी यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। नेशन स्टेट क्या होता है, स्टेट से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है, और पावर, पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आपको पढ़ना होगा। पीस एंड कन्फ्लिक्ट एनालिसिस काफी महत्वपूर्ण है। पीस से जुड़ा, पीस और कन्फ्लिक्ट से जुड़ा हो, पीस से जुड़ी जो थेरीज है वो आपको इसमें देखना होगा, काफी महत्वपूर्ण है इसमें। एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, तो आपको हिस्ट्री इसमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में उसका समाधान किस प्रकार से किया गया, वर्साई की जो संधि होती है वो सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूएनओ किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है, कैसे ये काम करता है, इसके बीच में क्या होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक जितने भी बड़े इश्यूज है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। समस्या के समाधान के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको पीस में बदलने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा हिस्ट्री की जो घटनाएं हैं उसको भी आपको यहाँ पर देखना होगा। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो भी यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद में कोल्ड वार भी दे रखा है। सामान्यतः हम यहाँ पर कोल्ड वार पढ़ते हैं लेकिन कई सारे एग्जाम है कोल्ड वार से पहले 1919 से ही घटनाएं जो है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। कई सारे एग्जाम में पहले नेट के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, और यहाँ पर कोल्ड वार भी लिख रखा है। तो कोल्ड वार तो सामान्यतः इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन देखना आपको 1919 वाला, और यूनाइटेड नेशन यूएनओ कंप्लीट आपको इसमें देखना होगा। कई सारे इश्यूज है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, और इसमें ग्लोबलाइजेशन आपको देखना है, एनवायरनमेंट आपको देखना है। एनवायरनमेंट से जुड़ी जितनी भी ट्रीटीज हुई है, संधियां हुई है, वो आपको इसमें देखना है। सिविल वार आपको देखना है, और ग्लोबल टेररिज्म, सिविल वार जो गृह युद्ध हुए हैं वो आपको इसमें पढ़ना है। 1990 के आसपास जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जब होते थे, तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होते थे तो उसका कारण क्या है, वो सिविल वार चलते रहते थे, एथनिक कन्फ्लिक्ट। मुख्य रूप से जो सिविल वार हुए हैं वो एथनिक कन्फ्लिक्ट को लेकर हुए हैं। श्रीलंका वाला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। ओके, और इसके अलावा जितने भी देश, अफ्रीका के कई सारे देश है, पूर्वी यूरोप के कई सारे देश है। 1990 के में जब यूएसएसआर का डिक्लाइन होता है, विघटन उसका होता है, उसके बाद में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट की एक शुरुआत होती है, तो और सिविल वार की भी शुरुआत हो जाती है एथनिक कन्फ्लिक्ट को लेकर, एथनिक को लेकर।
ओके? तो नरजातियतों को लेकर जो वार्स की शुरुआत होती है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, सिविल वार जिसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म और पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला पोर्शन भी यहाँ पर दे रखा है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला। गेट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको देखना है। वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, आसियान है, नाफ्टा है, सार्क है। इनका स्ट्रक्चर आपको देखना है, इनका फंक्शन आपको देखना है, ओके? इंडियन फॉरेन पॉलिसी के डिटरमाइन फैक्टर कौन-कौन से हैं, ये आपको देखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा-सा अलग टॉपिक यहाँ पर एक ऐड किया गया है। ये देखिए आप थोड़ा-सा। हिस्ट्री आपको इसमें पढ़ना है, हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके साथ में हमारे रिलेशन किस प्रकार के थे। ये तो 1947 के बाद में तो हम पढ़ते ही, लेकिन आपसे पूछा गया है इसमें मौर्य काल में, मौर्य जब एम्पायर था, चंद्रगुप्त ये सब थे जब, मुगल एम्पायर था, उस समय किस प्रकार से रिलेशन थे और ब्रिटिश एम्पायर से के समय किस प्रकार से हमारे रिलेशन थे हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में, श्रीलंका के साथ में क्या रिलेशन थे, अफ़गानिस्तान के साथ में क्या रिलेशन थे। ओके, तो ये सब आपको देखना, चीन वाला हो गया, तो इनके साथ में म्यांमार वाला भी हो गया, बर्मा जिसको कहते थे, इनके साथ में रिलेशन किस प्रकार के किए हैं, हमने क्या-क्या किया था उनके साथ बेहतर रिलेशन बनाने के लिए, तो वो आपको देखना होगा। तो मौर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के समय काफ़ी अलग है, शायद इस प्रकार का तो नहीं दिया है किसी सिलेबस में, मुझे नहीं लगता है कि किसी सिलेबस में ये है, अभी जो एग्ज़ाम लग रहे हैं उसमें तो ये नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है, तो पढ़ना होगा हमें इसको। इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपको देखना है, कंप्लीट आपको देखना आज़ादी के बाद में, और गुटनिरपेक्ष का जो नीति हमारी उसको आपको पढ़ना होगा, और साउथ एशिया के अंतर्गत वार्स इन साउथ एशिया, ये भी टॉपिक इसमें नया है, थोड़ा-सा देख लीजिए इसको भी। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में हमारे रिलेशन किस प्रकार के, स्पेशल रेफरेंस में सभी का नाम लिख दिया गया, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, साउथ ईस्ट एशिया, कुछ नहीं बचा इसमें, सब कुछ तो ऐड कर दिया इन्होंने। यूरोपीय यूनियन का उदय कैसे होता है, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, राइज ऑफ चाइना, ब्राज़ील, रशिया एंड इंडिया इन इंटरनेशनल रिलेशन। ब्रिक्स आपको देखना है, आरआईसी आपको देखना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको देखना, मुख्य रूप से यूरोपीय यूनियन तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही है, और चाइना, ब्राज़ील, रसिया और इंडिया, ये सब इनसे जुड़े हुए हैं, ब्रिक्स से जुड़े हुए हैं, और एससीओ जिसको हम कहते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और आरआरसी, ये तीनों आपको यहाँ पर देखना होगा। ओके, तो ये भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी इसमें सिक्योरिटी कंसर्न, चाइनीज असर्शन, पाकिस्तान सपोर्ट टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, किस प्रकार से पाकिस्तान जो बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको किस प्रकार से सपोर्ट करता है, वो आपको देखना है। चाइना के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। चाइना का जैसे-जैसे उदय हो रहा है, एक पावर के रूप में, सुपर पावर के रूप में ऊपर जा रहा है, महाशक्ति के रूप में, तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ओके, तो ये सब भी आपको देखना होगा, क्योंकि जैसे-जैसे इसका इकोनॉमी पावर बढ़ेगा, इकोनॉमी पावर जैसे-जैसे चाइना का बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ये अपना जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो भी इसको बढ़ाएगा धीरे-धीरे। ओके, सीधी-सी बात है, यदि किसी के पास में पैसे होंगे, तो वो आसानी से अपनी आइडियोलॉजी को लागू कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो ये सब इश्यूज़ है जो कि आपको इसको इसमें पढ़ना है। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो गुड गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, और इसमें करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ओमड्समून, लोकपाल, लोकायुक्त, सबसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं, सब सही हो जाएँगे इसमें तो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सब कुछ नेट वाला कॉपी किया गया है यहाँ पर। सिटीजन चार्टर, ओके, और पंचायती राज वाला यहाँ पर लिख दिया गया है। बाकी इसमें जन सुनवाई, सोशल ऑडिट है। मेजर फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है, जिसे मनरेगा है, एनआरएचएम है, आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है। तो ये सब करंट इश्यूज़ है जो कि आपको इसमें पढ़ना है। ई-गवर्नेंस इन इंडिया, नेशनल ई-गवर्नेंस प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, किसान कॉल सेंटर। देख लीजिए कितना टाइम लग गया, सिलेबस बताने में इतना टाइम लग गया, तो आपको इसको पढ़ना भी है। सिलेबस में इतना टाइम लग रहा है, लगभग इसमें 25 मिनट हो गई है।
तो उसको पढ़ोगे आप कितना सारा अपने को पढ़ना है, हर एक-एक टॉपिक के ऊपर काम करना है, ओके? तो क्वेश्चन्स इसके करने हैं आपको, पढ़ना है, तो टाइम इसमें लगेगा, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। यदि नहीं पढ़ा, तो इसको अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, टाइम काफ़ी कम है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से जुड़ी हुई, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोर्सेज़ हमारा कोर्सेज़ के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन में हमारा कोर्सेज़ मिल जाएगा। अभी 2 से 3 दिन में हम इसको शुरुआत कर देंगे, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हो। आपको यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से इसमें एक अलग कोर्स मिल जाएगा इस एप्लीकेशन में जहाँ से आप इसको जॉइन कर सकते हो। बाकी आपका कोई काम नहीं है, बस जॉइन करना है, आगे का काम हमारा है। हम आपको कंप्लीट क्लासेज़ और इससे जुड़े जितने भी नोट्स हो सकते हैं, वन लाइनर हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन्स हो सकते हैं, जितना आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, हर तरह से आपको हेल्प किया जाएगा, अच्छा पढ़ाया जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोर्सेज़ के अंतर्गत, हमारी क्लासेज़ के अंतर्गत मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।